जय जिनेंद्र, जिस उज्जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, मैं हूं आरजे दिलीप जैन, आपके साथ जीसो प्रस्तुत जैन एकता मंच पॉडकास्ट में। देखिए, हम इसे सौभाग्य की बात समझते हैं कि जैन एकता मंच पॉडकास्ट के जरिए जैन समाज की दिग्गज पर्सनालिटीज तक हम पहुंच रहे हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें जीसो को समय दिया है महान विभूति ने, जिनके साथ इस वक्त मैं बैठा हूं। इनके बारे में कुछ बातें मैं जरूर आपको बताने वाला हूं और ये बातें आप भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा रेफरेंस मैं लेने वाला हूं क्योंकि अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है। हमारे साथ हैं अशोक कुंवर जी शाह सर, वी ट्रांस ग्रुप से चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा ट्रस्टी जीटो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन यानी GATF, जीटो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के FCP मेंबर, एक्स डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट भी आप रह चुके हैं, चेयरमैन जीटो बाइकला चैप्टर, पास्ट प्रेसिडेंट एंड एडवाइजर इन BGTA बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसके अलावा द कच्छ कॉर्पोरेट फोरम पास्ट प्रेसिडेंट, प्रोग्राम चेयरमैन। ये विशेष अनुभव इनका रहा है। ट्रस्टी एट पत्री महाजन। और अचीवमेंट्स की बात अगर मैं करूं तो ये लिस्ट भी बिल्कुल लंबी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो रोल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट ओनर्स से आप अवॉर्डेड हैं, उद्योग रत्न अवार्ड से आप अवॉर्डेड हैं और सीएट इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट अवार्ड ट्रांसपोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। पहली बार जब ये हुआ तो पहली बार में ही ये अवार्ड सर को प्रदान किया गया। इसके अलावा इंस्पायरिंग पीपल, ये पब्लिश किया गया था सुपर अचीवर्स ऑफ कच्ची जैन कम्युनिटी, इस मैगजीन में कह लीजिए या यहां पर उनको इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा ज्वेल्स ऑफ गुजरात, ये एक विशेष तौर पर खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये हुआ था सब कुछ और बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी अवार्ड एट द 16th एनुअल ट्रांस मीडिया गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड, और 2019 में फर्स्ट बुक लॉन्च की गई थी द विनर। ये बुक मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। द विनर ये बुक है, ये इंग्लिश और गुजराती भाषा में उपलब्ध है। उपलब्ध उनके लिए है जिनको सर ये देना चाहते हैं। सो द विनर, विन योर ड्रीम्स, रिटन बाय हिमसेल्फ एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय श्री गोपीचंद हिंदुजा जी, श्री प्रकाश हिंदुजा जी एंड श्री अशोक हिंदुजा जी, हिंदुजा ब्रदर्स। देखिए कितनी खुशी की बात है कि इतने अनुभव के साथ सर यहां पर हैं, जिनके स्वयं के पॉडकास्ट भी होते हैं, पॉडकास्ट ऑन लीडरशिप कह लीजिए या 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 50 मिनट्स कह लीजिए, या स्पीकिंग ट्री पर एक विशेष पॉडकास्ट था जिसमें स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस की भी बात की गई थी। ये सारा अनुभव आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम सब तक पहुंचने वाला है। तो सादर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें समय दिया है। मैं पहला सवाल ही ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन का वो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने आपके जीवन और करियर की दिशा बदल दी और आज जिस मुकाम पर आप हैं उस मुकाम तक आप पहुंच पाए? देखिए, मेरा जन्म 1950 में हुआ था जी, और उस समय जी, मेरे पिताजी ने एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की थी 1950 में। ये मुंबई में? मुंबई में जी। और 1958 आते हुए उन्होंने इंटरस्टेट स्टार्ट किया, विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे रजिस्टर किया था जी। और बचपन से ही मतलब ये ट्रक और गाड़ियों को ही देखते थे। हाँ हाँ। तो और उस जमाने में क्या है कि ज़्यादा विकल्प नहीं रहते थे, तो दो ही काम होते थे, आइदर खुद के बिजनेस पे जाना जी, या आप सर्विस ढूंढना। हाँ, तो या जॉब कर लीजिए या खुद के बिजनेस। और अधिकतम जो व्यापारी के लड़के थे हाँ, वो खुद के बिजनेस में ही जाते थे।
बिल्कुल एक लेगेसी है ये। लेगेसी के जी। हिसाब से। तो मैं 1964 में जब भी 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो वेकेशन में घर गया, तो मुझे क्या है कि बचपन से ट्रक चलाने का शौक था। आप स्वयं ट्रक चलाते? हाँ, तो 1964 में वेकेशन में 2 महीना, उस टाइम 2 महीने का, सवा 2 महीने का वेकेशन रहता था। जी। तो और वेकेशन के दौरान क्या होता था कि आदमियों की शॉर्टेज होती थी। जो काम करने वाले, शादी ब्याह उस टाइम मई में ज़्यादा होता था, जी। तो छुट्टी पे ज़्यादा लोग जाते थे। तो जी। मैंने ट्रक चलाने की लालच में हुँ। पिताजी ने को बोला कि मैं अभी 2 महीना एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। जी, जी, पिताजी जी। खुश हो गए। हाँ। अरे बोला अच्छी बात है। तो 1964 में मैं वेकेशन पढ़ते गाँव गया, हाँ। और गाँव में माल डिलीवरी करने का, छोटे-छोटे गाँव में जैसे आज कुरियर वाले जो काम करते हैं, वो हम ट्रक के ज़रिए करते थे। वाह! तो वो करने को डिलीवरी के लिए हमारी जो मेन डिपो था, वहाँ से ट्रक भर के अलग-अलग गाँव में जाते थे। 2 दिन लगता था, 3 दिन, और ट्रक के साथ घूमना रहता था। बीच-बीच में ड्राइवर को चाल पिला के बोलता था, मेरे को चलाने को सिखा। जी। और इस तरह से 2-3 महीना जो था, उसमें ट्रक भी चलाना सीख गया। और 14 साल की उम्र थी, तो लाइसेंस तो मिलने वाला नहीं था। लेकिन फिर उसके उसके बाद क्या है, हर एक वेकेशन जब भी हुआ, दिवाली वेकेशन हुआ जी। या गर्मियों का, जी। तो मैं चला जाता था गाँव में। और वहाँ क्या है, रोड खुले थे, कोई ट्रैफिक नहीं होता था, तो ट्रक मैं चलाने निकला का, गड्डी लेके। मैं निकला गड्डी लेके वाली बात हो गई। जी, जी। और ये बिज़नेस में आया तो मैंने 1969 में एसएससी पास की। उस टाइम मैट्रिक बोलते थे। राइट। तो मैट्रिक पास करके सीधा बिज़नेस में बैठ गया। जी। तो जब भी पिताजी और चाचा और सब गाँव में थे उस दौरान, हुँ, हुँ। कुछ फंक्शन था, हुँ। तो जून में 15 तारीख के बाद आए, तो हुँ। बोला कौन सी कॉलेज में? मैं बोला अपनी कॉलेज में ले हुँ। लिया। हुँ। बोला नहीं, तेरे को इतने अच्छे नंबर आए तो हुँ। कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। हुँ। तो धक्का मार के कॉलेज भेजा। मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के बाद 15 दिन के बाद मैंने दाखिला लिया था। अच्छा। अच्छे नंबर थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन क्या है, नसीब में लिखा नहीं था। हुँ। तो जैसे-तैसे क्या है, पढ़ाई जब भी चालू थी, उस टाइम भी 2 बजे 3 बजे, और कॉलेज से आके घर पे खाना खा के सीधा ऑफ़िस चला जी, जाता था। जी, जी, जी। और जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था स्कूल में, जी। उस टाइम भी क्या है, 9वीं में जब भी था तो मेरे चाचा के साथ रहना हुआ, जहाँ ऑफ़िस नीचे ऑफ़िस थी, ऊपर रहने का सामने की बिल्डिंग में। जी। तो वहाँ भी सुबह की स्कूल होती थी 7:30 से 12:30 की, हुँ, हुँ। और उसके बाद 2 बजे सीधा ऑफ़िस पे चला जाता था। हुँ। तो फुल टाइम आने से पहले, मतलब पूर्व, मैंने सब ऑफ़िस का काम ए टू संभाल जेड में सीख लिया था। नींव मज़बूत हो चुकी थी और एकदम। नींव मजबूत हो गई थी। और आज की डेट में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आया था, मैंने खुद के हाथ से नहीं किया हो। क्या बात है! ये मैं कह सकता हूँ। क्या बात है! वंडरफुल। देखिए किसी भी बिज़नेस को चलाने और के लिए इस तरह से मतलब अपना ही लेगेसी थी, उसको कंटिन्यू यूँ करते हैं। करते-करते, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में माहिर होने के बाद फुल टाइम में 1969 70 70 से तो आ गया था बिज़नेस जी, में जी, मैं, जी, 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 जी। फुल टाइम। जी। मतलब पार्ट टाइम 64 टू 6 साल का जो अनुभव था, वो हर जगह मुझे काम आया। वही अनुभव के बेसिस पे आपने इस बिज़नेस एम्पायर को आगे बढ़ाया और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस किसी बिज़नेस को चलाना चाहते हैं, उसको ग्रास रूट लेवल से समझें और आपने वो काम किया है। इसमें कुछ-कुछ बातें जो आपने बताई, उसी में से मेरे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना या फिर रिस्क लेना कितना ज़रूरी है जीवन में? वो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है जीवन में सर? देखिए, आपको खुद को डेवलप करना है जी। और बिज़नेस को डेवलप करना है। जी। तो सबसे पहली शर्त रहेगी, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो, जी। बरोबर। और राइट। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद देखो, एक समय ऐसा होता है कि जहाँ रिस्क लेने के मतलब प्लस एंड माइनस देखने पड़ते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन एक टाइम आपका बिजनेस सेट हो गया, उसके बाद मैं तो ये मानता हूँ,
और मेरी फितरत रही है जी। कि रिस्क लेते जाओ। हम्म। 10 टाइमली आप निर्णय लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे ना टाइमली, तो हो सकता है कि कभी आपको लगे कि जल्दबाजी में मैंने ले लिया, लेकिन टाइमली अगर लेते हैं तो 10 में से 8 में आप सफल में होगे। कभी आपके नसीब खराब हो गए तो 1 आध 2 में आप फेल हो सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन रिस्क नहीं ले सकते तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। आज का टाइम है और पहले का टाइम था, जी। हर एक टाइम में ये चीज लागू होती है, शाश्वत है। बिल्कुल 100% सही कहा आपने। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समय निकल जाने के बाद आप अगर सोचो तो फिर काश ही बचता है जीवन की, या काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। मैं तो अक्सर कहता हूँ, मेरे शो पर भी कहता हूँ कि जितने काश कहने का मौका कम मिले उतना अच्छा। इसीलिए सही वक्त पे डिसीजन लेना जरूरी है। सर, आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है? मैंने देखा है आप बिल्कुल टेक सेवी हैं, खुद के पॉडकास्ट है आपके, और कैमरा फ्रेंडली भी हैं आप। इतने सारे गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे आए, लेकिन आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी सर। नहीं तो नहीं, देखिए मेरा एक एडवांटेज है, जी। मैंने पढ़ाई जो मैट्रिक तक की है ना, जी। उसका एडवांटेज है। बैक ऑफ द माइंड है तक मैंने पढ़ाई नहीं की है, हम्म। तो जहाँ सीखने का मौका मिलता है मैं सीखने का कोशिश करता हूँ। जी। और हमारी कंपनी में 1985, जी। मुझे याद है बरोबर, 3.5 लाख का एक आधे टेबल जितना डब्बा होता था कंप्यूटर, जी। 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 वो हमने अपनी ऑफिस में बिल्कुल लाए थे शुरुआत में एकदम। शुरुआत में। जी। और दो 1993 हम्म। 92 93 के दौरान तो हमारी जो LR बनती थी, रसीद जिसको बोलते हैं, जी। रिसिप्ट, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट, जी। वो कंप्यूटर पे बनने लगी थी। लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, एक्स लैंग्वेज जो थी वो उसमें। और उसके बाद 99 के दौरान इंटरनेट की शुरुआत हुई थी अपने यहाँ, जी। मतलब हो गई है। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वो हाई टेक्नोलॉजी वाला सेमिनार था, जी। लेकिन मुझे क्यों बुलाया गया मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं गया था, जी, ये याद है आपको? वो याद जी। है। और जी। वहाँ इंटरनेट की बात हुई तो मुझे लगा कि हमारे क्या है कि ट्रांसपोर्ट में वेरियस ब्रांचेस से डेटा आता है, ये संकलन करता है, तो हमको पिक्चर, जो क्या पिक्चर है बिजनेस का, ये जानते जानते 8-10 दिन महीने के अंत में लग जाता लग था, जाता कभी है। 15 दिन लग जाता था, कभी दूसरे महीने में तक जाता था। जी। तो तुरंत बैठे बैठे ख्याल आया कि ये किया जाए, इंटरनेट का कैसे उपयोग आया, तो मैं तब से इंटरेस्ट लग गया मुझे। राइट। और उसके साथ साथ और भी एक बात हुई थी। जी। 97 में हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में हमारे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कंप्यूटर आपके पास है, तो आपको अभी ये कंप्यूटराइज, तो आप तो खुद हो गए, जी। लेकिन लोगों को करना है, इसका नॉलेज देना है। तो एक कमेटी गठन की गई जिसका चेयरमैन मुझे बनाया गया। हम्म। और मेरा जो कन्वेनर था, जी। वो मिशिगन यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, हाँ। जी। ट्रांसपोर्ट वाले का ही लड़का था। जी। तो पहली मीटिंग में उसने हमको सबको बात हुआ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे राइट। करके बात हुआ, और बोला सब अपना अपना ईमेल आईडी दे दो। अनफॉर्चुनेटली मेरा ईमेल आईडी नहीं था, तो मैंने बोला मेरा तो ईमेल है। राइट। कुछ नहीं बोला उसने, बोला 10-15 मिनट सब मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद बोला अशोक भाई, आपका आने वाले 5 साल में क्या विजन है? विजन है। हम्म। तो मैंने तो बड़ा बड़ा बोला, एक पेपर पे तो लिखो। हम्म। तो मैंने तो लिखा ये करेंगे वो करेंगे। उससे पढ़ा, पढ़ के फाड़ दिया मेरे सामने। हम्म। बोला ये कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। बोला ऐसा क्यों कह रहे हो? हम्म। बोला देखो, आपके ऑफिस में आपने कंप्यूटर लगाया है, हम्म। लोग जानते हैं, लेकिन आप टॉप पे बैठे हुए आदमी जब तक कंप्यूटर नहीं जानेंगे ना, इसकी अहमियत नहीं जानेंगे ना, तब तक आपके लिए ये सिर्फ वो शेख चली के विचार बोलते हैं ना, दीवा सपना होगा। हम्म।
समय के साथ चलना समय जरूरी के है। साथ रिलेवेंट रहना जरूरी है। मेरे छोटे भाई सबने अपना ईमेल आईडी था, मेरा भी होगा, लेकिन मुझे पता उस नहीं वक्त थी। इतना हाँ प्रचलन भी हाँ, नहीं था प्रचलन तब। नहीं था। जी और सबने बकायदा महीना 2 महीना क्लासेस भी किए थे जी जो जी मैंने जी। नहीं किए थे। तो बोला घर पे कौन है, तो मैंने बोला मेरी 2 बेटियां 2 बेटे हैं, मतलब 4 लोग हैं। तो बोले कितनी उम्र के है, मैंने बोला बेटियां है 20 साल के आसपास की। तो बोला अभी घर पे कौन होगा, मैं बोला बेटी होगी। हाँ बोला फोन लगा। उस टाइम मोबाइल अभी आया नहीं था, फोन हाँ। लगा। बोला लैंडलाइन पर हाँ। तेरे पास कंप्यूटर है, तो बोला हाँ है मेरे पास, वो डेस्कटॉप है। बोला तेरे पापा आएंगे ना, खाना बाद में देना, पहले पहले उनको ईमेल आईडी। कंप्यूटर हाँ कंप्यूटर कैसे चलाना वो सिखाना। जी दूसरे दिन मेरी ऑफिस में आया, मेरे जो स्टाफ थे बोले कि इनका ईमेल क्रिएट करो आपकी कंपनी के नाम का। और घर पे गया, बेटी ने बताया 15 मिनट, फिर 16 मिनट में बोला अभी आप प्रैक्टिस करो तो आगे सीखोगे। जी। और उस दिन मैं लग गया, और 1 महीना 1.5 महीने में तो मतलब हर एक चीज छोटी से बड़ी सीख गया था। क्या बात है। और उसके बाद मुझे भी विजन आया। उस टाइम हमारे क्या है कि जो काम हो रहा था वो ऐसे लैंग्वेज में था जी कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक गोडाउन है जिसके 40 दरवाजे हैं। जी। एक दरवाजा खुलते हैं तो 40 के बाकी 39 खुल जाते हैं। मतलब डेटा इधर उधर, डेटा की एक्यूरेसी नहीं होती थी। जी तो मैंने जब ये इंटरनेट वाला 1999 में अटेंड किया, उसके बाद सबको बोला कि भाई अपने ऑनलाइन करेंगे। जी तो सब हंसने लगे, बोले क्या आप बात करते हो ऑनलाइन, अभी अपना इसके डेटा का ठिकाना नहीं है। फिर मैंने फॉर्चुनेटली उसी टाइम हमारा एक मैनेजर अच्छा मिल गया जी जी जिसको माहिर था, और ये ट्रांसपोर्ट में ही था। तो उसके साथ मैंने डिस्कस शुरू किया, बोला वीबी में बनाना चाहिए। तो वीबी में हमने विजुअल बेसिक में बनाया, जिसके वजह से डेटा की एक्यूरेसी आवे। लेकिन डेटा की एक्यूरेसी और उसका, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अपना कीड़ा चल रहा था कि अपने को ऑनलाइन जाना है। तो मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, मुझे क्या है कि ऑपरेशन अकाउंट्स का 100%, और अकाउंट्स की बुक्स मैंने मतलब शुरुआत में लिखी हुई थी, इनकम टैक्स में खुद अटेंड करता था। तो जी ये सब चीज होने की वजह से मैंने अपने ड्रीम, मतलब क्या होना चाहिए, तो मेरा जो ऑपरेशन है विजुअलाइज करके रखा। डायरेक्ट ऑपरेशन से अकाउंट्स में कैसे जाना चाहिए, जी 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 ये सब स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया, जो वीबी में भी काम आई। और आगे चल के 2004 में हमने इनिशिएट लिया ईआरपी के लिए, जी तो वो चली। और आपको मुझे बताते हुए कि हमने डॉट नेट 2.5 में उस जी टाइम जो ईआरपी बनाई थी, जी जो आगे बढ़ के 4.5 में हमने तब्दील की थी, वो 2004 में बनाई हुई हमने हमारी कंपनी में 2006 में एडॉप्ट किया। जी तो एडॉप्शन अनएक्सपेक्टेडली हमारी कंपनी में पूरी हो गया। उस टाइम हमारी 120 ऑफिसेस थी, जो आज 1500 पे पहुंची है, उसकी बदौलत क्या पहुंची बात है, है। ये कह सकता हूं। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि टेक्नोलॉजी, तो देखिए आपको रिलेवेंट रहना है, और कोई भी बिजनेस है, जितने आप रिलेवेंट रहेंगे ना, उतना आपको कंपटीशन कम लगेंगी। और कंपटीशन वैसे होनी ही चाहिए कि जब तक आपके पास कंपटीशन नहीं है ना, तब तक आपके अंदर जो ऊर्जा है या आपकी शक्तियां हैं, बाहर नहीं आ सकती। बिल्कुल आप उसको यूटिलाइज नहीं तो कर सकते। यूटिलाइज नहीं सकते। आज की डेट में हमने ये जो हमारा डॉट नेट में था, वो जो कंपनी ने जी सप्लाई करती थी, उन्होंने सपोर्ट मतलब खींच लिया, उसका अपडेट वर्जन नहीं आया। तो उसके बाद अभी ने ROR में अभी जो हमारा है, पिछले साल हमने उसको तब्दील किया था, राइट। और वो अभी चल रहा है हमारी एक्टिव है। कंपनी में। बिल्कुल। मतलब हम जमाने के साथ चल रहे हैं, और उसके साथ साथ
अभी एआई का टाइम एआई आया का टाइम और आने वाला समय ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी बिजनेस पे आप है, उसमें आपको बरकरार रखना है अपना बिजनेस, या टिके रहना है या आगे बढ़ना है, तो आज टेक्नोलॉजी और एआई उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं आपका कर जो सकते। आपकी जो मतलब डिजायर लेवल पे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और एआई तो एवरी डे एवरी डे बढ़ रहा है। और आज टेक्नोलॉजी में ये परिस्थितियां है कि आज की टेक्नोलॉजी है 4 दिन के बाद पुरानी हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अपडेट रखना ही पड़ता है अपने को। आज की डेट में कितने लोगों को पता है कि कितने एआई टूल्स है? लोगों को पता है चैट जीपीटी है, बरोबर है, हाँ, लेकिन नेपकिन है, एलएम, जेमिनाई है। जेमिना है या को पायलट है, ये कितने लोगों को पता है? बिल्कुल बिल्कुल, और जॉब हमारी अगर आप रिज्यूम अनफॉर्चुनेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 100 सारे आपके पास बहुत AI सारे हैं, इतने टूल्स आ गए और सब अवेलेबल है। बिल्कुल और बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारी उम्र, लोग क्या सोचते हैं 50 साल हो गए ना तो अभी क्या करना है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ जब तक आपको हाथ पैर चलते हैं ना, सीखते रहना अपने चाहिए। सीखते रहना चाहिए और अपने आप को अपडेट और रिलेवेंट रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत मोटिवेटिंग ये बात है। और एआई को जो लोग बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, शायद इस बात का उनको पछतावा हो कि यार हम अगर समय के साथ चलते तो इतना पीछे नहीं रहते। जैसा आपने बताया, इंटरनेट का ज़माना जब आया था तब भी लोगों ने यही सोचा था कि इससे क्या बदलाव आ जाएगा, और आज इंटरनेट के बिना हम सोच नहीं सकते एक भी दिन बिताना। हमको खाना अगर ऑर्डर करना है, अगर हमको कोई भी चीज़ करनी है, टिकट बुक करनी है, व्हाटएवर इट इज़, सारा कुछ हम इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं। और अब एआई के ज़माने में एवरी डे द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, आई थिंक एवरी सेकंड द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। यस, तो वी हैव टू बी रियली रियली अपडेटेड। इसीलिए मैं जिसो पर सवाल को लेकर आता हूं। जिसो यानी जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन। सुरेश जी पुनिया जिसके फाउंडर चेयरमैन हैं, और उन्होंने इस बात को सोचा कि हम जितने भी जैन हैं, क्या हम डिजिटली यूनाइट हो सकते हैं पूरे विश्व में। और इसीलिए उन्होंने जैन एकता के इस मिशन की शुरुआत की, और उसके बाद जैन जनगणना को लेकर वो आगे बढ़े। तो मिशन यही है कि दिगंबर कह लीजिए, श्वेतांबर कह लीजिए, स्थानकवासी, तेरापंथी, ये और भी जितने भी पंथ हैं, ये सब एक हो जाए। क्योंकि हमारे लिए, आपके अनुभव से भी, जैन होना काफी है। मैं जब आपसे मिला तो आप मेरे लिए जैन हैं, मैं आपके लिए जैन, एक साधर्मिक भाई है। तो इस मिशन के बारे में आपके विचार और इस पहल के बारे में आपके विचार। नहीं, ये जो पहल की गई है जी वो बहुत सराहनीय है। जी। क्यों सराहनीय है? कि देखिए, आज दुनिया भर के मजहब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी बिजनेस धर्म है, जी और हमारा जैन धर्म और बौद्ध, आप देखेंगे तो हर एक का जो मोरलेस जो नियम है जी। या प्रिंसिपल्स है वो एक है, बरोबर है। हम्म, लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है कि सबसे माइनॉरिटी में होने के बावजूद उसके सब इतने पंथ, इतने ये संप्रदाय है, हैं। संप्रदाय है, और संप्रदाय होने की वजह हुआ वो भी ठीक है। जी लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कभी कभार कि भाई वो एक तिथि नहीं है, कुछ चीजें स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तो वो सिर्फ जैन धर्म में नहीं है। हाँ। तो वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये जो पहल की गई है, हम तो कहते हैं कि इसमें आपको भारी सफलता मिले, और ये स्टैंडर्डाइज करके करेंगे तो बाकी का सब आगे जो आपने सोचा है वो हासिल हो सकेगा। ये बहुत अच्छा विचार है आपका। हाँ, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज तिथि होना चाहिए। अभी तिथि बोलते हैं ना, चौथ पांचम का चलता है, हाँ। ये क्यों होना चाहिए? हम्म। सभी ये जैन, अगर आप और जैन हैं तो इस तिथि को माने। हाँ, और पर्युषण पर्व के लिए ये है, साथ मिलकर हम करेंगे। प्रतिक्रमण हमारा ये होगा, और बराबर है। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण हम सब इसी। हाँ, मतलब संवत्सरी प्रतिक्रमण का तरीका देखिए, मंदिर मार्गी में कुछ लंबा होता है, जी। स्थानकवासी में अलग होता है, वो भी वो रखो आप, लेकिन दिन एक होना चाहिए। दिन एक होना ताकि चाहिए। क्या है कि लोगों को, आज क्या है, लोग जैन ये एकता दिखे लोगों को। हाँ, लोगों को क्या बोलता है कि बोलो अभी देखो हिंदू सब एक हो गए जी जी। एक मंच पे, हम भी पार्ट ऑफ हिंदू है, बरोबर है।
लेकिन जब भी जैनिज्म की बात आती है तो आपके चौथ वाले हैं या पांचम वाले हैं, क्यों पूछना पड़ता है? नहीं पूछना चाहिए, सही और बात है। आपके पर्यूषण कभी है, किसी के पर्यूषण श्रावण में होते हैं, श्रावण जी, जी, सुद जी, जी। तेरस से शुरू होते हैं, किसके होते हैं भादरवे में, वो नहीं होना और चाहिए। सर, जैसे कि जैन धर्म कहता है अनेकांतवाद की बात करते हुए, हम जिस तरीके से करना चाहते हैं अपनी क्रियाएँ वो तो की जा सकती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि एक तारीख पर हम सहमत हो जाएँ। आपके विचार में कोई ऐसा तरीका है जो ये वास्तव में किया जा सकता है? मतलब नहीं, आप आपके एक्चुअली अनुभव से। एक्चुअली है ना, पिछले 2-3 साल से ये कोशिश चल रही है, जी, जी, जी। लेकिन कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन होता है कि सबको अपनी दुकान चलानी है। हाँ, नहीं, नहीं, आप सही कह रहे ये हैं। फीलिंग होती है हमको नहीं, आप कि भाई बिल्कुल। देखो, साधु भगवंतों को जो शास्त्र में लिखा है, हाँ, आप शास्त्र के हिसाब से जाइए ना। जी। और शास्त्र तो सबके लिए एक है। तो 24 तीर्थंकर हमारे सब हाँ, सभी के सभी। सबके लिए एक है। बिल्कुल। मतलब दिगंबर होगा, तेरापंथी होगा, श्वेतांबर होगा, जी, या मंदिर मार्गी होगा, जी। सबके तीर्थंकर 24 एक है। तो सबके लिए नवकार मंत्र है। नवकार मंत्र एक है, तो बाकी शास्त्र में जो चीज है वही, उसको ही फॉलो करो ना। जी, जी, जी। अपनी इंटरप्रिटेशन अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हो, कम से कम यहाँ तो आप समाधान करो। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा, और आपने बिल्कुल दिल से स्पष्ट तरीके से इसका जवाब दिया है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, कहने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन अगर जब तक हम उस हिचकिचाहट को दूर करके आगे नहीं बढ़ेंगे, जैन एकता कैसे संभव होगी? और अशोक सर वही बात यहाँ पर रख भी नहीं, रहे मैं हैं। तो एकता के हक में हूँ। जी, और एकता होगी क्या कि एकता में, एकजुटता में जो ताकत है, हम एक चीज हमको ये भी समझनी चाहिए कि हम दुनिया की सबसे कम आबादी वाली कम्युनिटी है। कम्युनिटी है। बिल्कुल। तो एकता जितनी होगी उतना ही अपना बल बढ़ेगा। बिल्कुल। एक पहल और कर रहा है जीसो कि जितने भी जैन संप्रदाय की मैंने बात की है, जितने मंदिर है, स्थानक है, ट्रस्ट है, श्रावक है, ये सब एक डिजिटल मंच से जोड़ने का प्रयत्न है और इसकी शुरुआत भी की है इंटरनेशनल तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, और इसको बहुत सिंपल तरीके से एक ऐप के ज़रिए कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। इस पर भी आपके विचार, क्योंकि हम नहीं जानते पूरे विश्व में हमारे जैन भाई कहाँ-कहाँ पर बसे हुए हैं, भारत में कहाँ-कहाँ पर है। देखिए, जी, ये आज के जमाने में जी, जिस तरह से दौर चल रहा है और आने वाला दौर दिख रहा है, जी, इसके लिए ये बहुत महत्व का कदम है। जी, और मैं ये मानता हूँ, और मैं अपने हिसाब से जो भी योगदान दे सकूँगा, इसमें देने की कोशिश करूँगा कि ये मंच पे, मतलब ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अपना हर एक जैन यहाँ आ जावे, और उसमें जो भी है, उसका डेटा आएगा, और डेटा के ज़रिए हम लोग काफ़ी चीज़ें जैनों के लिए कर पाएँगे। कर पाएँगे इसमें। बिल्कुल, जो हो भी रही हैं लेकिन एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है। आपने जो एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस तो आप चला ही रहे थे, लेकिन बावजूद इसके इंटरनेट के आने के बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने में आसानी हुई। उस वक़्त आपका जो विज़न था, लोगों के मन में भले ही सवाल था, लेकिन जब वास्तविक तौर पे वो आप कर पाए, नहीं, तो हम फर्स्ट मूवर का हमको लाभ मिला लाभ उसमें। मिला था, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ज़रूरी है। छोटे-छोटे कदम से ही एक बड़ा बदलाव लाया जाता है और इसी तरीके से जीसो जो है वो छोटे-छोटे कदम लेकर अलग-अलग विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अशोक शाह सर से हम इन्हीं विषयों पर उनकी राय भी जान रहे हैं, उनका ओपिनियन जान रहे हैं। जैन समाज की जनगणना, ये अगला एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और देखिए कोइंसिडेंस, कभी-कभी कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है। सरकार की तरफ से भी जनगणना हो रही है और उसी वक़्त जीसो भी कह रहा है कि आप भले ही अपने सरनेम का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जनगणना में आप जैन लगाइए और सुनिश्चित कीजिए कि जैनों की जनसंख्या जो है वो सही तरीके से काउंट हो। इस पे आपके विचार सर? नहीं, ये बात बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूँ कि जी। कोई भी चीज़ है, जिसका इंटेंशन अगर आपका अच्छा है ना, तो यूनिवर्स है ना, आपको हर अलाइन कर तरह से मदद करने को कभी भी तैयार होती है। बिल्कुल। और ये जो कोइंसिडेंस कहो या जो भी पहल की गई है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज सरकार के रिकॉर्ड पे हम लोग 45 लाख या 50 लाख है,
लेकिन आप सिर्फ राजस्थान में देखेंगे तो एक 50 लाख तो राजस्थान से मिलेंगे, बॉम्बे में देखेंगे तो बॉम्बे में आपको 30 लाख 40 लाख के ऊपर मिलेंगे, गुजरात है, गुजरात में देखेंगे और बाकी साउथ देश है, बहुत सारे पूरे देश देश के में थे। पूरे जाएंगे हिस्से में, तो मेरे हिसाब से तो 2 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये जनगणना में सब अपना अपना नाम दर्ज कराएंगे तो हम ये हासिल कर सकते हैं, और ये पहल के बाद इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है लोगों को, वो आपने सोचा नहीं होगा वैसे मिल सकता है। इसके लिए मैं तो सभी से अर्ज करूंगा कि जिसो द्वारा जो पहल की गई है उसमें अपना नाम दर्ज करा के, अपने परिवार का हर एक सभ्य छोटे मोटे का दर्ज करा के आप इसमें योगदान देंगे तो अंत में आने वाले समय में आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जिसो की जो पहल है उसमें मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि व्हाट्सएप के जरिए आपको माइनॉरिटी कार्ड तुरंत कुछ ही सेकंड्स में मिल जाता है। और उसमें जैसे मैं अगर अपने सरनेम की बात करूं दिलीप सोनीग्रा, तो दिलीप सोनीग्रा जैन लिखकर आता है। अब जब जनगणना हो रही है तो सबको अपने नाम के आगे जैन लगाना जरूरी है, ताकि जनगणना में पता चले कि आप जैन हैं, जो शायद सरनेम से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए और यहां वहां हो जाए काउंट। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, और जीसो के पेज पर हम इसको विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयत्न भी करेंगे हमारे अलग अलग वीडियोस के जरिए। सर, आपके अनुभव की भी बात कर लेते हैं। जीतो के साथ आप जुड़े हुए हैं और अलग अलग जितने भी जैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या आपको लगता है कि समाज में बदलाव की जरूरत है? हमारे समाज, जैन समाज की बात करूं तो क्या बदलाव की जरूरत है? क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है? क्या हमारा यूएसपी है? एक दो यूएसपी तो आपने ऑलरेडी बताई कि टैक्स पेइंग में तो कोई तोड़ ही नहीं है हमारा। लेकिन आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जहां बदलाव आना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से है ना, बदलाव की बहुत ही आवश्यकता है। कई चीजें बहुत अच्छी है हमारे में, जो हमारे धार्मिक रिचुअल्स है जी। या ये है वो सब ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि हमारे जितने मंदिर है जी। उसके मुकाबले हमारे पास साड़ाएं हैं, हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि आज आज की डेट में जो मैंने सुना है कि कई संस्थाओं में वो भंडारे में से पैसे निकलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम नया मंदिर निर्माण के लिए यूज किया जाता है। तो उसकी जगह पे ये विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है, नए नए विद्यालय, क्योंकि हमारे बच्चे कोई भी जैन को पूछेंगे 100 में से 90 जैन के बच्चे अभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे तो संस्कार क्या होगा? संस्कार का लोप हो रहा है। जी। तो अपने ही मंदिर के प्रांगण में ही अगर विद्यालय होगा या इसके इर्द गिर्द होगा तो बच्चों को आदत पड़ेगी। जैसे एक अच्छी बात मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में देखी कि बच्चा 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, वो उसका रिचुअल्स जो है उसको सिखाया जाता है और वो करना स्टार्ट करता है। तो यंग होते हुए उसका जो भी उनके नियम है वो जानता है। अभी हमारे कॉन्वेंट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको अपने जो रिचुअल्स है, विधि विधान है, वो सब की जानकारी नहीं होती है। और जो परिवार में मैंने देखा है कि बच्चों को अगर स्थानकवादी है तो साधुओं के संपर्क में है या मंदिर जाने वाले हैं, उनमें जो संस्कार आपको दिखेंगे वो कॉन्वेंट स्कूल में जो मंदिर ना जाने, अपने धर्म के प्रति दूरी बनाने वाले में नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को अगर 2 साल 5 साल की उम्र से 15 साल के दौरान ये चीजें उसमें रोक की जाती है तो आपको लाइफ टाइम तक उनकी चिंता नहीं रहती। उसके लिए वो कभी भी गलत रास्ते से जाने से पहले 100 टाइम सोचता है, तो गलत रास्ते से नहीं जाता है। और ये होना जरूरी है। एक तो हमारी आबादी कम हो रही है, पहले 5 7 10 भाई बहन होते थे, अभी 2 में से 1 पे आ गया है। और आने वाले समय में क्या होगा? तो हमारी जनगणना अभी 2 करोड़ की है, होगी शायद ये साल में,
लेकिन आने वाले दूसरे जनगणना में हम 1.5 करोड़ रहेंगे या 1 करोड़, ये नहीं कह सकते। तो इस बात पे भी पूरी तरह से सब समाज सोचना को, चाहिए। और हमारे गांव में हमारे महाजन ने एक पहल की है कि 25 साल तक बच्चे की शादी हो जाएंगी तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। अगर 27 साल में बच्चा होगा तो उसका डबल मिलेगा, वाह! और 30 साल में अगर दूसरा बच्चा हुआ तो वो पहली रकम के 5 गुना रकम मिलेंगी। जी। ये हमने शुरुआत की है हमारे, मतलब 2-3 गांव में ये शुरुआत हो गई है। तो जी। मैं तो कहूँगा कि ये पूरे समाज में, जैन समाज में, देखिए आज हम लोग आर्थिक तरीके से सक्षम है। सक्षम और समृद्ध है, जी। लेकिन ये चीज में हम लोग थोड़ा पुअर पीछे। होते जाते हैं, मतलब गरीब होते जा रहे हैं जी, जी, जी। संख्या में। जी। तो अच्छी चीज़ तो होनी ही चाहिए समाज होनी में, चाहिए, अच्छे विचार, अच्छे क्योंकि लोग। अच्छे लोग, देखो अच्छे लोग आएंगे देश में या समाज में प्रगति तो करेंगे देश प्रगति की। करेंगे, जी। और अच्छे लोग आना बंद हो जाएंगे तो बुरे लोगों के हाथ में अगर गया तो प्रगति की जगह पे दुर्गति हो बैकवर्ड, सकती है। दुर्गति हो सकती है। नहीं, तो सही वो कह रहे हैं। एंगल से भी अपने को सोचना चाहिए हर एक को। जी। और जो ये शादी करने का हाँ, ट्रेंड उसी है, पर मैं आ रहा ये था। 29, 30 या 35 साल में, वो भी गलत है। क्योंकि फर्टिलिटी जो आज की डेट में है वो 30 से 35 की है, कब है मैक्सिमम आप 40 तक जा सकते हैं। राइट। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं और बच्चे फिर नहीं होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जी, जी। टाइम पे शादी करवा लेना चाहिए। मैं तो अपने परिवार के जितने दोस्त लोग हैं उनके हर एक को एक ही बात करता हूँ कि भाई 24-25 के हुए, पहले जैसे 18 और 20 के बीच में होते थे वो नहीं, लेकिन 24-25 से पहले आप करेंगे तो आपको मिनिमम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी जितने ईयर बढ़ेंगे उतना कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करना पड़ेगा। सही बात है। यहाँ पर शादी-ब्याह की आपने बात की तो एक और है कि बहुत ज़्यादा आडंबर भी हो जाता है, वो तो अपनी-अपनी इच्छा का विषय है, लेकिन इस पर भी कुछ किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? करना ही चाहिए, मैं तो जी, बोलता हूँ। देखो अनफॉर्चुनेटली पार्ट है और हम लोग भी उसका हिस्सा एक है, सहभागी है, हम मानते हैं उसको। सहभागी जी। है कि आज आज हमारे पास समाज पूरा समृद्ध है, हुँ, लेकिन अपना प्योर वेजिटेरियन कहने के लिए एक शादी का ये हॉल या बैंक्वेट नहीं है, आपको मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। वहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर और रहे हैं। यहाँ कॉम्प्रोमाइज करके हमको अननेसेसरी 5 स्टार में, 3 स्टार में कर रहे हैं। उसमें एक तो कर्म बंधन हो रहा है अपना। कर्म बंधन हो रहा है कि हम लोग सहभागी बन रहे हैं, जाने अनजाने में। हम लोग जो नॉनवेज कटता है वही वहाँ पकता कॉन्ट्रिब्यूट है, कर रहा है, वहाँ वहाँ धन जा रहा है कॉन्ट्रीब्यूट, हमारा। और वहीं उनको कमाने का मौका देते हैं। वो मेरे हिसाब से एक पीड़ादायक चीज है, लेकिन आत्ममंथन करने की हमारे ज़रूरत है। हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो संस्थाएं के पास अच्छी राशि है उनको और कुछ ना करते हुए ये करेंगे ना साधार्मिकों के लिए कि एक भवन बनाएंगे, बैंक्वेट अच्छे, कि जहाँ लोगों को शादी ब्याह कर सके। जैसे अभी अंबानी रिलायंस वालों ने जैसे जियो बनाया, जी। वैसा एक दो बना बना लेंगे ना तो काफी इसमें से लोग शिफ्ट हो सकते तो हैं। सर ये संभव है, हम कर संभव, सकते हैं। बहुत बहुत हाँ, संभव है। क्योंकि आप तो इतने बड़े लेवल पर इतनी नहीं संस्थाओं नहीं, में। मैं जितनी संस्थाओं में हूँ, और मैं ये सुझाव भी टाइम टू टाइम मैंने दिया है। अभी लिखित भेजने की सोच रहा हूँ कि लिख के भेजूं जितने लोग हैं इससे जुड़े हुए इनको, कि देखो। और दूसरी बात है, देखिए आज संस्था को पास जो पैसा होता है ना, जी। आज संस्थाओं के पास पैसा है। अगर आप 100 करोड़ है आपके, हुँ, तो दूसरे साल आपको पता नहीं है, लेकिन महंगाई के हिसाब से वो 95 है। क्योंकि एक जमाना था 12-13% आपको इंटरेस्ट मिलता था, जी, जी। तभी महंगाई 10% से बढ़ती थी तो कुछ बचत हो जाती हुँ, थी। लेकिन आज उल्टा हो गया है, आज 5-6% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, हुँ, और हुँ। महंगाई 10 से 12% बढ़ रही है। तो आपका 6% डेप्रिसिएट हो रहा है मनी। तो उसकी जगह पे ऐसे कोई काम में आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो समाज के लिए भी भला हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट से ज्यादा आमदनी हो सकती है।
जीसो इसकी पहल ले सकता है। सुरेश जी, पुन्निया से मैं इसकी बात ज़रूर करूँगा। आप जैसे अनुभवी लोगों का साथ होगा, तो जीसो इस बात की पहल लेकर, क्योंकि लगातार जितने पॉडकास्ट हम ले रहे हैं, एक ज्वलंत मुद्दा है जो आपने पॉइंट आउट किया है, तो इस पर तो बिल्कुल काम किया जा सकता है। जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय की भी बात आपने कही, और यही विचार लेकर जीसो भी आगे बढ़ रहा है कि जहाँ जिनालय हो, वहाँ विद्यालय के बारे में अब आप सोचें, और जिनालय अगर आप बनाना चाहते हैं तो उससे पहले विद्यालय पे आप फोकस कर लें। नहीं, आप मैं अलग तरीके से जी। सोचता हूँ कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ विद्यालय बनाने की जरूरत है, बिल्कुल। जिनालय बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बहुत है, रेयर सैचुरेशन है, हो गया है आपको। बहुत रेयर है। जी। और मैं हमारे यहाँ जाता हूँ, कई गांव में देखते हैं तो सिर्फ मंदिर का पुजारी के अलावा एक जैन परिवार सेवा नहीं पूजा दिखता है। करने वाला कोई नहीं। बस, तो सही वहाँ बात है। आप जमाने के साथ अगर रहना चाहते हैं तो रिलेवेंट रहो। एक जमाना था कि गांव खेड़े में लोग रहते थे, वहां आप मंदिर बनाते थे, और एक मंदिर है आपके पास तो दूसरे आसपास में मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? नहीं है। बिल्कुल सही बात जो आवश्यकता है उस पे ध्यान केंद्रित करेंगे ना, सभी मिला के, सभी पूरे जो सुनने वाले हैं तो या जो पुण्यार्जन होगा वो सोचा नहीं जा वो सकता, इतना बस, पुण्यार्जन हो सकता है। और अच्छे काम करने हैं, अपने को देश को भी बढ़ावा देना बिल्कुल। है, तो देश का भी द्रव्य है उसको वेस्ट नहीं जाने देना बिल्कुल चाहिए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, और इसके लिए मुझे लगता है कि जैनिज़्म को वे ऑफ लाइफ की तरह अगर हम ट्रीट करें, जीवन जीने का तरीका, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जैनिज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, उसको समझते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो जैनिज़्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, तो ये जो मुद्दा है विद्यालय का, इसको और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे कि कैसे हम पुण्यार्जन कर सकते हैं। एक मुद्दा और एक ज्वलंत मुद्दा है, हाल फिलहाल हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में भी सुना है। गुरु भगवंत का जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं, हाल ही में एक बहुत ही पीड़ादायक घटना हुई है। सभी जैनियों के मन में वो आहत है, लेकिन आहत होकर कुछ दिनों तक बात कर उन घटनाओं को भूल जाना, फिर से उस घटना का होते रहना, ये कोई रास्ता नहीं है। आपके विचार इस पर क्या है, नहीं, गुरु भगवंतों की रक्षा को लेकर? नहीं, मेरे विचार में देखिए, एक तो मैंने मतलब ऐसे जितने हादसे हुए हैं ना, जी। जब भी मुझे नोटिस पे आते, जानकारी में आते, तो मैं पहले तो पूछता हूँ टाइमिंग क्या था। हुँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे शास्त्र में लिखा गया है हुँ। कि विहार करना है जी। तो सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। और ये जितनी घटना हुई है सूर्योदय से पहले की ज्यादा हुई है, तो ये एक मुद्दा है, एक मुद्दा है जिस पे बहुत जरूरी है गौर विचार किया करना। जाए। और अगर दिन के टाइम में है, दिन के उजाले में, सूर्योदय होने के बाद के टाइम में विहार होगा, तो घटनाएं जो घट रही है उसमें कटौती हो सकती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर जैनिज्म के नियम को पूरी तरह से एडॉप्ट किया जाए जी। तो 90%, और बाकी सिर्फ 10% जो रहेगा उसके लिए हमको लड़ना रहेगा। जी। लेकिन ये चीजें हैं, हर एक संप्रदाय का अपना अपना सोच है, तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस पे सोचना जरूरी हो गया है कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, एक एसओपी हो, एक एसओपी होना चाहिए कि सूर्योदय और इतना है, और दूसरा क्या है, लंबा विहार करना है तो उसकी वजह से भी रोज प्रातःकाल मतलब 3-4 बजे 5 बजे जो विहार होते हैं वो बंद करके छोटे छोटे विहार रखने चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, कि सुबह 7 से 10 के बीच में, या सुबह अभी 6 बजे दिन उगता है तो 6 से 9 के बीच में या 9:30 के बीच में ही विहार हो जाना चाहिए। 9-10 के बीच में होना चाहिए, उसके बाद विहार नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव लाएंगे हम तो इसमें कटौती हो सकती है। कटौती मतलब बड़ी कटौती हो जाएंगी, मैं ये समझता हूँ। और उसके अलावा क्या है कि बाकी जो हमको चाहिए, देखो प्रशासन की ओर से हर तरह की अगर हम मांगते हैं तो मदद मिल रही है जी। और जैनों के लिए प्रशासन में भी देखो तो तत्परता है, अहोभाव है, क्योंकि
वो भी मुझे एक मिनिस्टर मिले थे, जी जी बोले मैं सबसे ज्यादा जैनों को मानता हूँ। मैं बोला क्यों? बोला जैन की पाठशाला में मैं बढ़ के आज ये जगह वाह, पे पहुंचा हूँ। कितने गर्व की बात है सर। वाह। मतलब जैनों के ट्रस्ट के स्कूल में और जैनों की पाठशाला में बढ़ के मैं जी नॉन जैन है। जी 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 तो जी वैसे बहुत सारे लोग हमको मिले हैं, तो जी वो जैनों के लिए जैन सिर्फ नाम आता है ना, तो वो तत्परता बताते हैं 10% कभी आए, लेकिन मुझे आज तक कोई कड़वा अनुभव नहीं है। तो मैं बिल्कुल तो यही बिल्कुल कह सकता हूँ कि लोग आपको हर तरह से मदद करने को तैयार है। तैयार हैं। हमें बस समझ कर चलना है कि किस तरह से एक हमें एसओपी पहल होता है। करने की जरूरत है। बिल्कुल, और वो एसओपी को हमें फॉलो करना चाहिए। यस। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर हाँ। कि जैन एकता में आपके हिसाब से हमारे जितने आचार्य भगवंत है, गच्छाधिपति है, उनका रोल क्या है और किस तरीके से वो इस सपने को साकार कर सकते हैं? देखिए, आपको कोई भी चीज हासिल करनी है ना, जी, तो उनकी सबसे ज्यादा मदद लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सबके विचार नहीं मिलते हैं। जी, 10 के मिले, 10 के नहीं मिले। तो वो एक मिलना, अभी देखिए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी जी, कि एक संप्रदाय है, अगर जैन साधु इसमें इन्वॉल्व है, श्वेतांबर, जी। तो हम भाग नहीं लेंगे इसमें। सीधे-सीधे ऐसा कह सीधा दिया। सीधा बोला था। जी, और श्रावकों की संस्था होगी जी। तो उसमें आप भाग ले सकते हैं, हुँ, लेकिन एक साधु की संस्था है उसमें नहीं। अच्छा। तो यहाँ क्या है कि ये यहाँ तक बात आ जाती है, तो ये पहले एक प्लेटफॉर्म मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आफ्टर ऑल देखिए, इसमें हर एक का भला है। बिल्कुल सही बात है। किसी का नुकसान तो करना नहीं है हमें, लेकिन क्या है, विचार की जो भिन्नता है उसको कॉमन लाना है। सबके ओपिनियन लेने की, क्या होना चाहिए क्या होना है, उनके इंटरव्यू लेने, इनको बड़ा बनाओ आप। बिल्कुल। मैं तो कहूँगा जो भगवंत है ना, उनको सबको ऊपर बड़ा बना के जी। उनको बोलो कि भाई आप योगदान दो इसमें, सर, बस। मैं आपको जान के बहुत खुशी होगी। हमने पारस चैनल पर इसी पॉडकास्ट सीरीज़ में कई गुरु भगवंतों के पॉडकास्ट को चलाया है। स्वयं उन्होंने इस बात को कहा है कि हमारी भूमिका इसमें अहम है और हम इस बात को मानते हैं कि हमें इसमें सबसे पहले पहल लेनी होगी, जैसे आपने कहा है, और सबको एक करना होगा। तो ये जो सिलसिला है, जो आपने सजेशन दिया है, ये ऑलरेडी जीसो के माध्यम से काफ़ी आगे तक बढ़ा है। और हमें लगता है हम सही मार्ग पर आपके नहीं नहीं, मार्गदर्शन में चल जानकर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो जी, गई जी, जी। कि ये चीज पहल एंड दे हो हैव गई है। एक्सेप्टेड, उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं हमारा रोल है इसमें। नहीं, आज क्या है कि अभी जो समय आ रहा है ना, दौर आ रहा है जी, ना, इसमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिलेवेंट नहीं रहेंगे तो आपको फिर आप बाहर निकल जाएंगे, नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सही बात सिस्टम है। से बाहर निकल जाएंगे, ये संभावना भी बनी हुई है। है। और वो मैसेज देना भी जरूरी है और इस इसमें। बात को सभी जैन भाई-बहन, सभी हमारे साधर्मिक भाई, सभी रिलेट करेंगे क्योंकि ये बात हर एक घर तक पहुंच रही है। जब रिश्तों की बात आती है, तो वो जो स्ट्रेस है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर दूसरे घर में इस वक़्त अनुभव कर रहा है। कोई बहन है जिसके लिए रिश्ता ढूँढा जा रहा है, लेकिन सही तरीके का रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम अभी भी दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ इन्हीं बातों में अटके हुए हैं। जे अगर फॉर जैन होना चाहिए। बस सर, तो मेरे ख्याल से आप सोच सकते हैं कि वो कितना आसान हो जाएगी, कितनी चीजें सही हो जाएगी हमारे इस पॉडकास्ट से। अगर ये मैसेज आपके घर तक पहुंच रहा है और ये पहला आप लेते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, तो जीसो को भी बताइएगा, सर को भी डीएम कीजिएगा। हमें खुशी होगी कि हमारी बातों से वो बदलाव समाज में आया, क्योंकि हम सिर्फ बातें यहां करने नहीं आए हैं, हम बदलाव चाहते हैं जैन समाज में। अब सर एक इंपॉर्टेंट बात पर मैं आता हूं, बिकॉज जैसे ही मैं सर की केबिन में एंटर हुआ था, मैंने सर को तो देखा ही, उनकी जो पॉजिटिव एक पर्सनालिटी है, जो ऑरा था, वो तो मुझे बहुत प्रभावित किया। पीछे की तरफ द विनर, विन योर ड्रीम्स, ये बुक दिखी। क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लाइफ कोच हूं, मेरी नजर पहले इस पर गई। द विनर, ये जो बुक है जिसको सर ने लिखा है, अशोक केशा सर। सर, इस बुक के बारे में बताइए। आपने बताया कि आप ये उन व्यक्तियों को देते हैं जिनको आप योग्य समझते हैं, तो आज ये मेरे हाथ में भी ये बुक मिली है सर। मैं जानना चाहूंगा इस बुक की जर्नी। नहीं, ये बुक का कोइंसिडेंसली लिखी गई है। जी
क्या है कि मैं इस पे 2003 से काम कर रहा था कि जी। व्यापारी का बच्चा है, व्यापार में आना चाहिए। जी। और 2015 की साल में हमारे जो अभी आचार्य हैं, उनका चातुर्मास मेरे गांव में हुआ था। हम्म। और मैंने 2012 में मेरी वाइफ को बोला था कि नेक्स्ट चातुर्मास इनका होगा अपना। जी। तो वो मेरे सामने देख के हंसने लगी, बोले आपको दिन में भी ख्वाब आते हैं? बोला क्यों? अरे बोला कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है तो आप कैसे बोल सकते हो? मैं बोला देख, इनका चातुर्मास मिलेगा और जब भी चातुर्मास मिलेगा मैं मांस खमण करूंगा। अच्छा। तो बोला आप सपने करो। देखिए वो सपना। हाँ। और 2015 में ये सच हुआ। जी। और 19 अगस्त के दिन से मैंने मांस खमण की शुरुआत की। 19 अच्छा। को सितंबर को पूरा 18 सितंबर को हमारा पर्यूषण पूरा होता था। अनुमोदना तो सर। 3 दिन 4 दिन गए। उसके बाद उसने बोला आप बोलते थे लिखना है तो लिखो। तो ये चातुर्मास की शुरुआत उस टाइम जुलाई में हुई थी। जी। और 1.5 महीने में मेरा जो अनुभव था और उससे पूर्व का अनुभव, उसके आधार पे मैंने 64 अपने गांव के जो बच्चे थे हमारे जी। संप्रदाय के, जी। उनसे वार्तालाप किया था। उसमें से अनफॉर्चुनेटली 10 एक बच्चे छोड़ के बाकी सब नौकरी कर रहे थे। हाँ। अच्छा, सिर्फ 10 थे जो व्यवसाय या किसी मतलब खुद का बिजनेस कर रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, डबल ग्रेजुएट थे, राइट। एमबीए या सीए या ये। जी। तो मेरे पास ये पेन मेरे लिए था। 2003 से इस पे काम कर रहा था मैं। जी। तो 3-4 दिन उपवास के गए। बोला सच्ची में आप मस्त कमेंट करने वाले हैं? बोला देख 2012 में मैंने कमिटमेंट किया और मेरा कमिटमेंट मैं पूरा करता हूँ। तो बोला फिर आप फ्री टाइम होए ना तब कुछ लिखना चालू करें, नहीं तो आपका महीना नहीं निकलेगा। और जी। वहाँ उसके ये कहना और उस दिन से शुरुआत की। और 26-27 दिन मतलब मतलब पर्यूषण एक मास जी। कमन होने से पहले 27वें या 28वें दिन मेरी बुक मैंने लिख दी। मास खमन के दौरान लिखी मास आपने? खमन के दौरान मतलब लिखी। इसके अंदर के और विचार में भी वो प्योरिटी है। प्योरिटी है। और जैसे लिखते गया कुदरत ने देखो, मैं जो पूर्व बात की ना कि लिखाते गया, कुदरत ने लिखवाया मुझसे ये। क्या बात है। और इस तरह से मेरे पास नोट्स थी मेरे हुए और मैं हर जगह पे जाता था तो साथ में ही लेके घूमता था। जी। जी। जब जो सेमिनार अटेंड किए हैं जी। जो, तो उसकी नोट्स रहती है। अभी भी आपको बता सकता हूँ जी। इतने सारे नोट्स मेरे हाथ से लिखे हुए। तो उसके आधार पे उसमें से पॉइंट्स लेने हैं, ये लेने हैं, और लेके लिखा। बुक मैंने अपने हाथ से लिखी। और 26-27 मतलब मास खमण क्या पारना था 19 सितंबर को, ये मेरी 17 सितंबर को पूरी हो गई कंप्लीट हो थी। गई। बुक पूरी हुई। उसके बाद जो मुझे सपोर्टिंग, क्योंकि बुक छोटी लिखी थी मैंने जी। संक्षिप्त में, जी। क्योंकि आज का जनरेशन है ना बड़ी बुक की साइज देख के हाँ। ही खोलता नहीं है। राइट है। तो जो जिनको एड्रेस करना था उनके लिए मैंने संक्षिप्त में लिखी। लेकिन इसके सपोर्ट में जो कैरेक्टर लेने थे वो इकट्ठे करते मुझे 3 साल लगे। क्योंकि हर एक को मैं पर्सनली, इसमें जितने 14 कैरेक्टर, मैंने 19 जी। लोगों का इंटरव्यू किया था, उसमें से 14 कैरेक्टर जो जी। इसमें शामिल किए, 3-4 लोग थे जो शॉर्टकट से आए थे या उनको हटा दिया हमने। जी। जी। तो उनका साथ इंटरेक्शन करना, जाना, बात करना, मतलब हर एक के साथ मेरा पर्सनल परिचय है। सबकी जी। लाइफ के बारे में कुछ चीजें मुझे जानकारी है, वैसे लोगों को लिया मैंने यहाँ जी। और उसमें स्थान दिया। और उसके बाद फिर मैं लंदन गया था 2018 में हमारे जीतो के जरिए। जीतो का मतलब हमारा एक लंदन में प्रोग्राम था, मैं और मेरा बेटा गया था।
तो वहाँ जाके हमारे दोस्त थे जो गोपीचंद हिंदुजा, उनको मैंने जाके बताया मेरी बुक लिख ली है मैंने, अभी इनॉग्रेशन करना है, तो आप इंडिया कभी आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला देख तेरे को इतना बोल सकता हूँ दिसंबर जनवरी में रहूंगा। तो मैं बोला जनवरी में पक्का, आप जब तक नहीं आएंगे मैं बुक रिलीज नहीं करने वाला हूँ। अरे तेरे को मना थोड़ी कर सकता हूँ करके उन्होंने बोला। और मैंने वो उनकी जो ऑफिस थी वो वर्ली में थी, उसके नजदीक नेहरू सेंटर में ही रखना आपको। मैं बोला सीधा ऑफिस से चल के भी आ सकते आप। तो देखो वो भी वादे के पक्के थे। उन्होंने बोला देख अशोक तूने मेरे को बुलाया था ना, गोपी चंद जी ने बोला मैं एक पे 2 फ्री लाया हूँ, मेरे दोनों भाई को भी लाया हूँ। क्या बात और एक खुशी की बात थी हमारे लिए, हिंदुजा ब्रदर्स के हाथों फिर। और ये उनके हाथों, मतलब आनंद जी भाई भी थे हमारे, राधा किशन पिल्ले थे, ये सब भी थे उसके साथ। जी। लेकिन हिंदुजा ब्रदर के हाथ से ये इसका इनोग्रेट हुआ था। बहुत 2 जनवरी 2019। जी, वंडरफुल। और इसमें जो लिखी गई है वो एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह की, बिल्कुल वो सब्जेक्ट पे ही लिखी है और कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आकर एंटरप्रेन्योर बनना, दिस विल बी अ गाइड फॉर यू आई गेस। यस। और आज का क्या है, शिक्षण है, उस पे भी मैंने एक टिप्पणी की है कि आज देखो शिक्षण है ना बहुत अच्छा है जी, पढ़ाया जाता है, लेकिन जितना पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा डराया जाता है। सही बात। और उसकी बदौलत लोग क्या है कंफर्ट जोन में चल रहे हैं कि हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे और 5 सैलरी आ जाएंगी, सैटरडे संडे छुट्टी करेंगे, लेकिन उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, वो नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और ये चीज को मैंने कोशिश की है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आएगा। ये द विनर नाम की जो बुक है, जो देख रहे पॉडकास्ट, अगर वो इस बुक को चाहते हैं तो आपसे ही संपर्क करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमने तो आपने इसे कहा है कि मैं उस व्यक्ति को दूंगा। नहीं मैं तो देखो हर एक पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि जिसको चाहिए मेरे पास जब तक है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन मैंने एक नियम लिया था कि ये मैं बेचूंगा नहीं, उसके बाद का जो एडिशन आएगा कोई पब्लिशर से वो ठीक है, और वो भी पैसा जो आएगा वो पूरा चैरिटी में जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये चीज, ये मेरा क्या है कि देश की एक बड़ी समस्या है, उस टाइम जब ही सोच रहे थे 2015 में कि देश की समस्या क्या है, तो देश की समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बरोबर है जी। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर जिम्मेदार है तो व्यापारी का लड़का अगर नौकरी करेगा तो एक कम से कम जो 50 लोगों को नौकरी दे सकता है वो खुद नौकर बन जाएगा, तो फर्क तो पड़ने वाला है। अगर ये 50 के 50 लोग अपना सर्विस करेंगे तो 250 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, 10,000 परिवार, 1,000 परिवार को पाल 1,000 लोगों को मतलब पाल सकते हैं। यानी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्रिएट करने की जरूरत है और उसका बहुत फायदे है। जी बिल्कुल। तो द विनर विन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को जीतिए, ये प्रेरणादायी बुक है। और कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स भी हम पॉडकास्ट में आपको दे देंगे। साथ ही आज जो प्रेरणादायी बातें अशोक शाह सर के साथ हुई है वो हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाली बातें हैं। जितने भी हमारे लोग इस पॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं, तो आप वो क्या प्रेरणादायी संदेश है जो करोड़ों जैन बंधु हैं हमारे, सबको देना चाहेंगे जैन एकता पॉडकास्ट के जरिए? मैं तो सबको एक ही बात करना चाहूँगा जो हमने अपने लाइफ में अपनाई है और उसके जरिए हम यहाँ पहुँच सके हैं, कि मेरे फादर ने जब स्टार्ट किया था एक ही था गाइडिंग प्रिंसिपल, तो गाइडिंग प्रिंसिपल के हिसाब से उन्होंने जैनिज्म का जैन प्रिंसिपल लिए थे। तो आप जो भी मजहब में जो भी धर्म में मानते हैं वो धर्म के जो प्रिंसिपल है वो अपनाएंगे और अपने धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं। धर्म के प्रिंसिपल, क्योंकि हर एक धर्म के प्रिंसिपल आप देखने जाएंगे ना तो करुणा, प्रेम, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। नहीं, मोरलेस आप देखेंगे तो 5 प्रिंसिपल होते हैं, 5 या 6 प्रिंसिपल,
वो उसमें से 4 प्रिंसिपल का इंटरप्रिटेशन एक ही होता है, एक ही कुछ बदलाव। जैसे जैनों में अहिंसा है, उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, बिल्कुल दूसरे धर्म में दूसरी चीज को लिए, लेकिन पहले 4 है वो सभी में आपको कॉमन मिलेंगे। करुणा का भाव तो है, ये ह्यूमैनिटी है। देखो अपना जो संस्कृति है वो संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे, और संस्कृति में धर्म का जो महत्व था, और अपना धर्म जो भी धर्म में आप मानते हैं उसके प्रिंसिपल को अपनाएंगे तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। और दूसरी बात, कभी बिजनेस करना है अपना तो उसमें इन डेप्थ पहले नॉलेज लेके उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। और समय समय पे जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तभी रिस्क लेने हैं। बिल्कुल, रिस्क माइंडसेट होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ और लाइफ कोई भी बिजनेस में विन विन सिचुएशन का ही सोचना है, बस जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। अशोक शाह सर, डॉक्टर अशोक शाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमें और इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है हमारे पॉडकास्ट पर आकर, और आपके इन प्रेरणादायी विचारों को लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे और एक पॉजिटिव चेंज जैन समाज में जरूर आएगा, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। मैं तो यही कहूंगा सबसे कि अगर ये पॉडकास्ट सुनने वाले में किसी में 1% या 2% लोगों में भी लाइफ में कुछ बदलाव आया तो मैं यथार्थ समझूंगा। बहुत ही बढ़िया। आपका सभी का आभार। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद।